संध्या को हमेशा का रोना था अपनी सासू माँ को लेकर कि उन्होंने तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी ली, पर मेरी जिंदगी को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है। खुद तो हमेशा अपने सास ससुर से दूर रही, पापा जी की नौकरी के कारण अपनी सारी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाई बिना किसी हस्तक्षेप के। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं और मेरे पति सास ससुर के साथ ही रहते हैं। खैर, संध्या के ससुर जी तो अब थे नहीं, बस सासू माँ ही थी। उसका हमेशा यही कहना था कि मम्मी जी का तो अच्छा है, अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चला ली बिना किसी हस्तक्षेप के, और मेरा घर भी अपने हिसाब से चला रही है, अपने हस्तक्षेप से। आखिर मैं अपनी गृहस्थी कब चलाऊंगी अपने हिसाब से? यह वजह हमेशा कलह का कारण बनती थी। एक दिन संध्या की सासू माँ कामिनी देवी ने सोच लिया कि अब संध्या जो चाहती है, जैसा चाहती है, वैसा ही होगा। मैं उसके किसी भी बात में कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगी। उन्होंने संध्या से ज्यादा कुछ बोलना बंद कर दिया। संध्या सुबह से देख रही थी, वह अपने कमरे में चुपचाप बैठकर टीवी देख रही थी। न वह बाहर आई, न उन्होंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने की कोशिश की, न वह सुबह की चाय बनाने के लिए रसोई में आई। संध्या चुपचाप अपने कामों में लगी हुई थी और सारा काम संध्या के अकेले कंधों पर पड़ा हुआ था। कामिनी देवी ने उसकी कोई भी मदद नहीं की। इस वजह से बच्चों का स्कूल लेट भी हो गया, क्योंकि बच्चों को स्कूल छोड़ना और लाना कामिनी देवी ही करती थीं। लेकिन कामिनी देवी को कोई असर नहीं हुआ। किसी तरह से जल्दी जल्दी संध्या ने बच्चों को स्कूल और रवि को ऑफिस भेजा और बाकी घर के काम समेटने लगी। थोड़ी देर के बाद संध्या नहा धोकर चाय नाश्ता करने बैठी कि कामवाली आ गई, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए। रोज तो कामवाली के साथ कामिनी देवी लगकर काम करवा लेती थी ताकि वह कोई हाथ की सफाई न कर ले। लेकिन आज कामिनी देवी टीवी पर अपना पसंदीदा धारावाहिक देखने में व्यस्त थी और उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। संध्या नाश्ता भी नहीं कर पाई और कामवाली के साथ उसको लगना पड़ा। कामवाली के जाने के बाद उसका नाश्ता भी पूरा ठंडा हो चुका था। बुझे मन से उसने नाश्ता किया और मन ही मन बड़बड़ा रही थी कि माँ को पता नहीं क्या हो गया है। थोड़ी बहुत मदद कर देती तो क्या आफत आ जाती, पता नहीं क्या हुआ है। मुंह फुलाकर बैठी हुई हैं सुबह से, ना बोल रही हैं, ना घर पर किसी काम में मदद कर रही हैं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। खैर, संध्या किचन में दोपहर का खाना बनाने के लिए चली गई और सब्जियां लाकर कामिनी देवी के आगे रख दी कि वह काट देंगी। थोड़ी बहुत मदद मिल जाती है तो खाना जल्दी बन जाता है। थोड़ी देर के बाद संध्या ने देखा कामिनी देवी ने सब्जियों को हाथ भी नहीं लगाया है। वह चुपचाप सब्जियां उठाकर ले गई और खुद ही काटने लगी, बड़बड़ाते हुए। तब तक बच्चों को स्कूल से लाने का वक्त हो गया और देखा कामिनी देवी बच्चों को स्कूल से लाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई थी। संध्या जल्दी से बच्चों को लेने के लिए स्कूल निकल पड़ी, क्योंकि वह समझ चुकी थी कामिनी देवी नहीं जाने वाली। बच्चे आ गए, बच्चों को खाना दिया, सासू माँ को खाना दिया। उन्होंने चुपचाप खाना खा लिया। संध्या खुद खाना खाने बैठी थी कि काम वाली दोबारा आ गई दोपहर के बर्तन साफ करने। फिर वही हुआ, संध्या को खाना छोड़कर उसके साथ लगना पड़ा और फिर उसके जाने के बाद संध्या अपना खाना खा पाई। दोबारा खाना पूरी तरह से ठंडा हो चुका था। संध्या ने बड़बड़ाना चालू रखा, पता नहीं बिना बात मुंह फुलाकर क्यों बैठी हुई है। लेकिन सासू माँ कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी और अपने में मस्त थी। शाम को बच्चों को ट्यूशन छोड़ने सासू माँ जाती थी और खुद पार्क में टहलती थी। ट्यूशन खत्म होने के बाद साग, सब्जी, दूध, फल वगैरह लेकर बच्चों को लेते हुए घर आ जाती थी। लेकिन संध्या ने देखा सासू माँ बच्चों के ट्यूशन के समय से आधा घंटा पहले ही टहलने के लिए निकल गई। संध्या ने बोला भी, थोड़ी देर के बाद निकलिए मम्मी, बच्चे भी साथ में चले जाएंगे। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप चली गई। संध्या के ऊपर एक काम और बढ़ गया। अब वह बच्चों को लेकर ट्यूशन गई और घर जाकर रात के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी बच्चों को ट्यूशन से लाने का वक्त हो गया, क्योंकि संध्या की सासू माँ ट्यूशन खत्म होने के पहले ही घर आ चुकी थी। संध्या ने बोला, थोड़ी देर और पार्क में टहल लेती मम्मी, बच्चों को लेते हुए आ जाती। लेकिन कामिनी देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई।
संध्या को समझ में नहीं आ रहा था कि कामिनी देवी ऐसा क्यों कर रही हैं। लेकिन हाँ, इतना समझ में आ रहा था कि उनके ऐसा करने से संध्या के ऊपर काम का बोझ काफी बढ़ गया है और वह उसे ठीक से संभाल नहीं पा रही है। भले ही घर के सारे काम संध्या करती थी, पर छोटे मोटे काम कामिनी देवी कर दिया करती थी, जिससे संध्या को काफी मदद मिल जाती थी, जैसे फल, दूध, सब्जी आदि मार्केट से लाना, बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, सब्जियां काटना, आटा गूंथना। हालांकि यह सब मदद संध्या की नजर में कुछ भी नहीं थी, बल्कि कामिनी देवी का हस्तक्षेप था उसकी गृहस्थी में। लेकिन अब संध्या को सब समझ में आ रहा था। रात को रवि घर आ चुका था और संध्या ने अभी तक रात का खाना नहीं बनाया था, क्योंकि वह बच्चों को लेने गई थी और जब तक बच्चों को लेकर आई तब तक पति भी आ गया। फिर चाय नाश्ते में लग गई। उसके बाद फिर खाना बनाते काफी रात हो गई। रवि ने बोला, क्या बात है संध्या, आज खाना बनाने में बहुत लेट हो गया। संध्या ने बोला, पता नहीं मम्मी को क्या हुआ है, ना कुछ बोल रही हैं, ना ही घर के कामों में कोई मदद कर रही हैं। रवि ने बोला, हो सकता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो। संध्या बोली, नहीं, तबीयत तो ठीक है, बस सुबह से मुंह फुला हुआ है, पता नहीं किस बात से। रवि बोला, चलो माँ से बात करके देखते हैं। रवि और संध्या माँ के कमरे में पहुंचे और कामिनी देवी से रवि ने पूछा, मम्मी क्या बात है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या? आप सुबह से संध्या से बात नहीं कर रही हैं, क्या हो गया है? कामिनी देवी ने बोला, बेटा हुआ तो कुछ भी नहीं है, बस संध्या को हमेशा इसी बात का रोना रहता है कि मैंने अपनी जिंदगी तो अपने हिसाब से जी ली, बिना अपनी सास के दखलंदाजी के, क्योंकि मैं उनसे दूर रहती थी, पर बेचारी संध्या को मेरी दखलंदाजी बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैंने सोच लिया कि रोज रोज के कलह से अच्छा है कि मैं अपनी दखलंदाजी कम कर दूं और ऐसा माहौल बना दूं कि मैं इस घर में हूं ही नहीं और संध्या अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाएं, बिना मेरी दखलंदाजी के। इसीलिए मैंने सुबह से कुछ भी नहीं बोला और सारे काम वह खुद कर रही है अपने हिसाब से। संध्या ने बोला, मम्मी मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही गुस्से में कभी कभी बोल देती हूँ। कामिनी देवी ने बोला, देखो बेटा, अकेले रहने में भले ही बुजुर्गों की दखलंदाजी नहीं होती है, पर सारे काम भी अकेले ही कंधों पर होते हैं और उन्हें मैनेज करना पड़ता है। हाँ, मैंने मेरी सास के दखलंदाजी नहीं झेली, लेकिन जो आज तुम्हारा हाल हुआ है ना, पूरी जिंदगी मैंने इसी हाल में गुजारी है। किसी ने मेरी कोई मदद कभी नहीं की है और तुम्हारी मदद के लिए मैं हमेशा रही हूँ, जिससे तुम्हें तुम्हारी गृहस्थी चलाने में काफी मदद मिल जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ कि साग, सब्जियां, फल वगैरह मैं अपने हिसाब से लेकर आती हूँ, पैसों का महत्व समझते हुए अच्छे से तोल मोल करके, जो तुम्हें मेरी दखल अंदाजी लगती है। काम वाली को रखने से पहले मैं 100 सवाल करती हूँ, ताकि तुम्हारे ही कुछ पैसे बच जाएं और तुम्हारा कुछ नुकसान ना हो। बच्चों को ट्यूशन वगैरह छोड़ने लेने जाती हूँ तो रास्ते में उन्हें कुछ टॉफी चॉकलेट दिलवा देती हूँ, जो तुम्हें लगता है कि मैं उन्हें बिगाड़ रही हूँ और मेरी दखलंदाजी लगती है। तो सीधी सी बात है कि मैं चुपचाप अलग रहूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी और सब कुछ तुम्हारे हिसाब से चलेगा। लेकिन अगर तुम यह सोचोगी कि मैं तुम्हारी मदद भी करूं, वह भी तुम्हारे हिसाब से, जैसा तुम चाहो, अपना मुंह बंद करके, तो वह तो संभव नहीं है। तुम्हें एक ही चीज मिल सकती है, या तो सास की दखलंदाजी, या तो अपने हिसाब से अपनी गृहस्थी चला लो। दोनों के अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान है। संध्या ने बोला, हाँ मम्मी, मैं समझ गई हूँ और मुझे यह भी समझ में आ गया कि अपनी गृहस्थी अपने हिसाब से चलाने में मेरा ही नुकसान ज्यादा है। आप भले ही दखलंदाजी करती हैं, लेकिन आप मेरी बहुत मदद कर देती हैं और हमारा काफी नुकसान होने से भी बचता है। मुझे माफ कर दीजिए मम्मी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज आप जैसे रहती थी वैसे ही रहिए और अब मैं कभी ऐसी बातें नहीं करूंगी। आज संध्या को समझ में आ गया था कि बुजुर्गों का घर में क्या स्थान है और उनके बिना घर चलाना कितना मुश्किल है।